जोशीमठ में बढ़ती जा रही जमीन धंसने की घटनाएं, सीएम धामी ने किया जोशीमठ का दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दी अपनी प्रतिक्रिया, लिखा कला चिंताजनक, तत्काल पुनर्वास का प्रबंध करे सरकार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पलायन मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक आवश्यक बैठक की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्लेन रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन सरकार के द्वारा अपेक्षित है और वो भी रहा है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। करने के लिए और जो हमारे तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम कौन कौन से उद्योग। जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कल बैठक हमारी आयोग के साथ में हुई है, वो यही है कि हम लोग जितने भी हमारे प्रदेश में जो रोजगार को बढ़ाने वाले स्रोत हैं उनको हम बढ़ाएं, और जिस प्रकार से हमारा चकबंदी हो गया और तमाम स्वरोजगार हो गए, इनको हम लोग प्राथमिकता के साथ में इनमें काम करेंगे। बहुत सारी फील्ड्स इसमें आती हैं, जैसे हम उद्यान की बात करें, डिफरेंट टाइप से हम लोग आजकल बागवानी कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास है जो कृषि में हम बहुत बेहतर एग्रीटेक के माध्यम से आगे आ सकते हैं। तो ये तमाम जो पर्यटन हो गया, शिक्षा हो गया, ये तमाम फील्ड्स जो ऐसी हैं जिससे कि हम लोग पलायन को रोक सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब पहुंचकर क्लब से जुड़े सभी नए चयनित सदस्यों को शपथ दिलाई है। साथ ही सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पत्रकार हमेशा ही सरकार और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समय समय पर नजर भी आती है। और इस दौरान प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के सम्मुख पुस्तकालय निर्माण, गेस्ट हाउस समेत अन्य मांगों को रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी मांगों पर विचार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम वरिष्ठ पत्रकार और समाज से जुड़े कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात पर भी जोर देते हुए कहा है कि पत्रकारों की जो हेल्थ कार्ड को लेकर मांग है, उस पर सरकार एक कमेटी का गठन करेगी और जल्द ही किसी नतीजे पर भी पहुंचेगी। विकल्प रही संकल्प, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार बंधुओं से, सबसे मैंने अधिकारपूर्वक कहा है कि जब राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी पीड़ित परिवारों से भी मिले और आपको बता दें कि 6 जनवरी तक यहां 603 घरों में दरारें आ चुकी है और इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें 44 परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसरो और ओएनजीसी की टीमें जोशीमठ का सर्वे करेंगी।
तो खबर देहरादून से, जहां जोशीमठ आपदा सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। आपदा से प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ उनके लिए राहत और बचाव के कार्य भी करने की आवश्यकता है। लेकिन धामी सरकार ने जिस रफ्तार से इस आपदा पर एक्शन लिया, उससे जोशीमठ की जनता के साथ साथ प्रदेशवासियों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब उनके लिए सरकार मदद पहुंचाने वाली है और जो उन्हें इस आपदा से लड़ने की हिम्मत दे रहा है। देखिए, हम तो बहुत चिंतित हैं। हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम आगे के कैंसिल कर दिए हैं और हम इस समय जोशीमठ के रास्ते में ही हैं, वहीं जा रहे हैं। हमको लगता है कि इस समय वहां पहुंचना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, हमको ज्यादा संतोष होगा वहां के लोगों के साथ खड़े होने में। और जो कार्य हो रहे हैं सेवा के मठ की ओर से, वो तो हमारे न जाने पर भी चलेंगे, लेकिन वहां पहुंच करके हमको तालिक में है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाकर तत्काल उस पर काम होना चाहिए। और इससे जो पहले भी रिपोर्टें आई हैं उसमें भी लगातार कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद ये शुरू नहीं हो पाया ड्रेनेज सिस्टम। क्या काम कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं देश भर, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होना। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहां के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके, उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं घर में, बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई गवर्नमेंट के स्तर से वहां डिप्यूट किया जाना चाहिए, जो केवल इस रेस्क्यू के लिए। ये जो जोशीमठ के हालात हैं इस समय बड़े पीड़ादायक हैं, बड़े दुखदायक हैं। और जोशीमठ के जो निवासी हैं वो लगातार सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार समय रहते नहीं जागी, जिस कारण ये विकट स्थितियां पैदा हो गई। क्योंकि 2021 से जब रैनी आपदा आई थी, उसी समय से जोशीमठ में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे थे और वहां जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि हमारी पीड़ा पर ध्यान दीजिए। अब जब ये रोग नासूर बन गया है, तब अब सरकार भी जागी है। लगातार सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हरीश रावत जी ने उपवास रख करके सरकार से मांग की थी। देखिए, ऐसा है, सरकार निरंतर लगी हुई है उसको देखते हुए, और काफी चिंतनीय विषय है जो हुआ है अभी जोशीमठ में, जो दरारें सामने आ रही हैं और पानी का वहां पे भूस्खलन हो रहा है, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, उसे काफी चिंता कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफी चिंतित है और 14 लोगों की टीम गठित करी गई है जो निकल चुके हैं वहां के लिए, और काफी इंजीनियर्स और विभागीय लोगों को भी इत्तला करी गई है। वो वहां पर दौरा करने पहुंचे और 2 बजे भी कुछ लोग और जाने वाले हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए। जो भी नतीजे निकल कर आएंगे जनता के हित में ही निकल कर आएंगे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रयास रहती है कि तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल जोशीमठ दौरे पर हैं और साथ ही साथ इस दौरान पीड़ित लोगों से वो मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूरिसाव को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ से आ रही तस्वीरें अत्यंत भयावह है, जिन्हें देखकर काफी विचलित हूं। घरों में दरारें, पानी का रिसाव, जमीन का फटना और सड़कों का धंसना बेहद चिंताजनक है।
एक हादसे में भूस्खलन से भगवती मंदिर तक ढह गया। इस कड़कड़ाती ठंड में इस आपदा ने लोगों से उनके आशियाने छीन लिए। वहां के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा है कि वो इस कठोर मौसम में लोगों का संज्ञान लेकर उनके तत्काल पुनर्वास का प्रबंध करे और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो उत्तराखंड विधानसभा से बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है और दोबारा नियुक्ति की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि ये लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ हुई थी जिन्होंने अपने परिजनों को बैकडोर के माध्यम से नौकरी दिलवाई, जिन्हें योग्य उम्मीदवारों की नौकरियों पर डाका डाला, लेकिन उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने गरीब लोगों की नौकरी खाने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है, कांग्रेस को क्या करना है वो खुद तय नहीं कर पा रही है। ये लड़ाई शुरू हुई थी उन नेताओं के खिलाफ जिन लोगों ने अपने परिजनों की नौकरी बैकडोर से लगाई थी, जिन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके योग्य उम्मीदवारों के हकों में डाका डाला था। लेकिन वो लड़ाई उन नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार और अध्यक्ष जी ने उनको बचाते हुए गरीब लोगों की नौकरियां खाने का काम कर दिया और आज भी उन लोगों के नाम बाहर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी को तो राजनीति करनी है, कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है तो उसको करना क्या है। विधानसभा के तो अंदर कहती है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहती है कांग्रेस पार्टी के नेता कि जो बैकडोर भर्ती वाले हैं इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इनको निकालने का काम क्यों नहीं हो रहा है। ये बैकडोर भर्तियां हुई हैं, गलत हुई हैं। और अब उनके समर्थन में आकर उनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बैठ रहे हैं, खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी बैठे हैं। तो ये जो दो तरीके की राजनीति हो रही है, तो ये कांग्रेस का जो चेहरा, चाल चरित्र चेहरा है उजागर कर रहा है। वो अपने गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय जो भर्तियां हुई हैं उसके बारे में ही स्टैंड नहीं निकले पा रहे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालश्रय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और
दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृतकाल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां जिले में ले सभागार में वर्ष की पहली क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया और इस योजना को बेहतर पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों और चौकियों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही नशे सौदागारों पर नकेल कसने के लिए पिछले 22 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। और एक देखिए, हमारे इस नए साल का पहला हमारा क्राइम मीटिंग है, उसको साथ में लेते हुए 2023 में और बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था, ह्यूमन ओरिएंटेड पुलिस और क्रिमिनल्स के लिए सख्त पुलिस, इसकी व्यवस्था, इसको स्थापित करने की हमने इनके बारे में कहा है। तो वही 2 तरह के प्लान रहेंगे। जो क्रिमिनल्स उनको जेल भेजा जाएगा और जो क्रिमिनल्स जिनके पास व्यावसायिक मात्रा की वो नशा मिला हुआ है, वेरी गुड। तो अल्मोड़ा लोक सेवा आयोग के द्वारा पटवारी लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है और 8 जनवरी को होने वाली लिखित परीक्षा के जनपद में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10,203 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला अल्मोड़ा, सोमेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए धारा 144 भी लगाई जाएगी। 8 जनवरी को अपने जिले में पटवारी लेखपाल राजस्व निरीक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें टोटल 47 सेंटर है हमारे यहाँ और 10,203 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और हमने सभी सेंटरों में सेक्टर मिनिस्टर नियुक्त कर दिए हैं। आज उस संबंध में एक बैठक भी थी, तो लगभग परीक्षा की सारी तैयारियां हमारी। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सिविल लाइन कोतवाली के एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने टीम सहित कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले रामपुर निवासी शहजाद और रुड़की निवासी सलीम को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने दोनों के पास से 7 लाख रुपए की नकदी और उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो 2 चोरों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन चोरों के पास से 7 लाख की नकदी भी बरामद की गई। ये पूरा मामला रुड़की से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया और इन दोनों चोरों के पास से 7 लाख की नकदी बरामद की गई। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों जो चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें रुड़की पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है और विगत दिनों हुई ढंढेरा में जून माह में और ढंढेरा में ही 31 दिसंबर को हुई चोरी की घटना, साथ ही गंगोत्रीपुरम में हुई चोरी और एक अन्य चोरी के घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों शहजाद और समीम निवासी रामपुर रुड़की को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इनके कब्जे से अलग अलग 4 अपराधों में जो चोरी की गई संपत्ति है लगभग 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें से अलग अलग किसी में 2.5 लाख, किसी में 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। तो नगर निगम रुड़की में टाउन वेडिंग कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में ये जो बैठक है वो काफी अहम भी मानी जा रही है। इस बैठक में उत्तरांचल भिंडर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष मौजूद रहे। ये बैठक शहर में
वेल्डिंग जोन स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य नगर अधिकारी विजयनाथ शुक्ला के द्वारा वेंडरों की समस्याओं को सुना गया और उनके ऊपर विचार भी किया गया। करना तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं। देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी की आज बैठक की गई। बहुत समय से ये मामला लंबित है कि जो हमारे वेंडिंग जोन के हमारे लघु व्यापारी हैं, लघु और अति लघु व्यापारी हैं, उनको जो जगह पे अमूमन होता है, जहाँ पे हमारा प्रयास ये है जहाँ पे वो व्यापार कर रहे हैं उसी जगह पे उनको चिन्हित करके उनको व्यापार करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। उसी के संबंध में एक बैठक की गई है टाउन वेंडिंग कमेटी की और उसमें लगभग सहमति बनी है कि इस कार्य को किया जाए। छोटी मोटी असहमतियां थी लेकिन किया नहीं जा सके। मौके पे काम कर रहे हैं। तो वहीं पौड़ी में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने डीएम पौड़ी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है और इस पत्र के माध्यम से अंकिता भंडारी के पिता ने सीएम धामी से मांग की है कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान पर कार्रवाई अमल में लाएं। वहीं आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के पिता ने बताया है कि शासकीय अधिवक्ता की जरूरत उन्हें थी, लेकिन इस केस में आरोपियों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता के द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश में अंकिता केस की पैरवी के लिए प्रदेश के क्रिमिनल साइड के योग्य अधिवक्ता की नियुक्ति कर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैकिंग में कर अंकिता को शीघ्र न्याय दिलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन देखिए, इसमें हम हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से डायरेक्शन हो रखे हैं कि एक क्रिमिनल साइड का एक बढ़िया लॉयर मिलेगा हमें जो कि अंकिता की पैरवी करेगा। तो इस ऑर्डर को हुए करीब 1 महीना होने वाला है और अभी तक वो लॉयर हमें नहीं मिला है। ना हमसे किसी ने बात की है सरकार की तरफ से, ना अंकिता के फादर से बात की है, किसी से कोई बात नहीं है कि कौन सा वो वकील है जो हमें मिलेगा। एक तो ये परेशानी है सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि सरकार ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाएंगे आरोपियों। मैं अंकिता भंडारी का पिता बोल रहा हूँ और मुझे पता चला कि जो पुलकित आर्य के जो हियरिंग जो वकील साहब कर रहे हैं वो एक सरकारी वकील हैं, जबकि न्याय स्तर पे एक सरकारी वकील मुझे मिलना चाहिए था, न कि उनको मिलना चाहिए था। और उनकी हियरिंग कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्पदीप था, उनको ये फंसाने के चक्कर में इनके बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब खबर हरिद्वार से, जहां सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और एनएचएआई के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए हाईवे के गड्ढे भरने के निर्देश भी दिए और जाम कोठी में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हुए सांसद निशंक ने फोन पर अधिकारियों से बात की और गड्ढों को चिन्हित कर 2 दिनों के अंदर भरने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद हाईवे के गड्ढों को भी दुर्घटना का कारण बताया जा रहा था, जबकि एनएचएआई के अधिकारी हाईवे पर गड्ढे होने की बात से इनकार कर रहे हैं। जितने भी इस ढंग की चीजें, क्योंकि भविष्य में वो ऐसी दुर्घटनाओं को जन्म न दें, इसलिए जो भी हैं एक बार नितिन गडकरी जी ने पहले भी निर्देश दिया था कि इस तरीके के स्थान चिन्हित किए जाएं। अभी भी उस पर जांच हो रही है, जांच चल रही है और मैं समझता हूं कि ऐसे स्थानों को निश्चित रूप में सुधार की जरूरत है। और क्योंकि अब नेशनल हाईवे हो गया, स्पीड आप देखिए, जहां हम हरिद्वार से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, तो खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से, जहां जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ जनता को छलने का काम करती है। उन्होंने बीते दिन सांसद अजय भट्ट जसपुर आए थे। पिछले 4 सालों में उन्हें कल जसपुर की याद आई और विधायक ने कहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही
सांसद को जनता की याद आ गई। साथ ही सांसद जी स्टेडियम की बात कर रही हैं। कांग्रेस सरकार ने स्टेडियम की स्वीकृति कराई और बीजेपी ने उसे निरस्त भी कर दिया। बीजेपी सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और जसपुर की जनता को सब पता है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। चार साल में हमारे सांसद जी अजय भट्ट जी को जसपुर की याद आई तो सुनकर तो अच्छा लगा कि जो 4 साल से क्योंकि गायब थे तो जसपुर की उन्हें सुध ली। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब उन्हें चुनाव आए तो उनको याद आई जसपुर की, और उन्होंने, मैंने क्योंकि अखबारों में पढ़ा, उन्होंने कहा कि स्टेडियम भी यहाँ हो और जो रायसू गांव हमारा भोगपुर डाम वो भी घोषित हो, मतलब सारी रोडवेज बस स्टैंड भी हो, सब चीजों की याद आ रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल तक आप सांसद थे, आपकी सरकार थी दोनों जगह, तो ये काम करने से आपको रोका किसने? तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रेय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निःशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निःशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए